तो इस वीडियो में हम लोग 4 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर कंपनी ऑडिट। कॉन्सेप्ट 2, एलिजिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1। देन कॉन्सेप्ट 3, disqualification of auditor, section 141 subsection 3 and section 141 subsection 4. Then concept 4, that is appointment of auditor, section 139. तो जैसे कि मैंने बताया आपको 4 कॉन्सेप्ट के बारे में, हम एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो पहले हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट 1 पे, वो है रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर कंपनी ऑडिट। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से रेलेवेंट सेक्शंस हैं इसके अंदर जो कवर होते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है सेक्शन 139, उसके अंदर क्या कवर होता है आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। देन सेकेंड है आपका सेक्शन 140, दैट इज सेक्शन 140, उसमें कवर है आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन 141, दैट इज 141, उसके अंदर कवर है आपका एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स, देन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। देन आपका सेक्शन आता है सेक्शन 142, इसके अंदर कवर है आपका पावर्स ऑफ ऑडिटर्स, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देन विल मूव टू आवर फिफ्थ सेक्शन, दैट इज सेक्शन 143, दैट इज सेक्शन 143। इसमें हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। देन आवर सिक्स्थ सेक्शन इज Section 144, that is services not to be rendered by auditor. Now, seventh section is Section 145, that is signing of audit report. Then आपका section आता है Section 146, that is auditors to attend general meeting. Then Section 147, that is punishment for contravention. Then आपका लास्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 10, दैट इज सेक्शन 148, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। सो यहाँ पे हमने मोटा मोटा 10 सेक्शन के बारे में कवर किया। सेक्शन सिंपल हमारे स्टार्ट हुआ कहाँ से, मैंने 139 से स्टार्ट किया, कॉन्टिन्यूस हम पढ़ते चले गए, दैट इज सेक्शन 139 टू 148। एक बार और दोबारा रिपीट करेंगे जिससे आप लोग को एक बार ये मेमोराइज हो जाएगा और आपको याद रहेगा। दोबारा देखते हैं एक बार, सेक्शन 139, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। देन है आपका सेक्शन 140, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। देन है आपका सेक्शन 141, which covers eligibility of auditors, qualification and disqualification of auditors. Then section 142 जो बात करता है power of auditors, duties of auditors and auditing standards की। Then है आपका section 143, that is remuneration of auditors. Section 144, services not to be rendered by auditor. Section 145, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देन आपका है सेक्शन 146, ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग। देन है सेक्शन 147, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। देन आपका लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 148, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या एग्जाम में ये जो सेक्शन जो मैंने बताए आपको मेंशन करने इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो उसमें आपको एक बात बता दूं, सेक्शन नंबर इज नॉट कंपल्सरी बट इट विल
increase the marks and the weightage of answers that is written by you. Simple. ठीक है, और हमें छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, जो कंपनी ऑडिट है आपका, ये करीबन 20 से 25 मार्क्स का आता है. तो आपको मालूम होगा 25 मार्क्स, दैट मीन्स 25% ऑफ योर होल कोर्स. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या होगा कि हम सबसे पहले 25 जो हमारा परसेंट ये हम फटाफट से ग्रैब कर लें. ठीक है ना, बिकॉज हम लोग समझ सकते हैं कि सीए इंटर के एग्जाम में ना आपकी जिंदगी में जो 25% है ना, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं. अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि एक ऑडिटर से रिलेटेड हम प्रोविजंस पढ़ेंगे. ठीक है, कि कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए हमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज ध्यान रखनी है, और एक कंपनी में ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या पावर्स हैं उसकी, क्या ड्यूटीज हैं. ठीक है, कैसे ऑडिटर्स की रेम्युनरेशन फिक्स की जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सो एज फार कॉन्सेप्ट 1 हमने कवर कर लिया. कॉन्सेप्ट 2 जो मैंने बताया था हम बात करेंगे उसमें एलिजिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर के बारे में. ठीक है, सो हियर आर सम ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एलिजिबल बीइंग एन ऑडिटर डिपेंडिंग अपॉन द situation. First is a qualified chartered accountant. ठीक है, second is a partnership firm included limited liability partnership. Now let us understand in depth. बात करते हैं exactly मतलब है क्या मतलब. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर से. ठीक है, अब बात आती है एलिजिबल का मतलब क्या होता है. एलिजिबल का मतलब है कि लायक. ठीक है, कौन एप्रोप्रिएट बंदा है जिसको आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, योग्य. ठीक है, तो यहाँ एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर से हमारा मतलब है कि कौन एलिजिबल होगा कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए, या कौन एलिजिबल होगा कंपनी का ऑडिट करने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 1. ठीक है, सो उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो हमें देखनी होंगी. फर्स्ट जैसे है आपकी, टू बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, एन इंडिविजुअल मस्ट बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो पहली चीज हमें जो अपने एग्जाम में डालनी है वो क्या है कि इंडिविजुअल मस्ट बी अ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो एक पर्सन कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए सिर्फ तभी एलिजिबल है यानी लायक है अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मीन्स ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. नाउ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट eligible for being appointed as auditor of company. So अब आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है. बताओ, आप लोग सोचो. Of course इसका आंसर क्या है, is correct, right? ये था, हमने बात करी एक इंडिविजुअल पर्सन के केस के बारे में. अब हम बात करेंगे फर्म की बात करेंगे. ठीक है, अ फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर where majority of partners are chartered accountants. But remember only that partner can conduct audit or sign report who is a qualified chartered accountant. इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग उस चीज को. कोई पार्टनरशिप फर्म कब एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए, अगर कोई सीए फर्म है. ठीक है, दैट इज इंक्लूडिंग अ LLP, जहां मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टनर्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. ठीक है, जो कि इंडिया में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर वो सीए पार्टनर कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तो हम उस फर्म के नाम से भी अपॉइंट कर सकते हैं. मतलब कि एक सीए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो ऑडिट ले ही सकता है, बट ऑल्सो इफ ही इज अ पार्टनर इन अ सीए फर्म, then उस सिचुएशन में भी he can also be appointed in the name of the firm of which he is a partner. क्लियर हो गया आपको ये चीज. लेकिन जो पार्टनर सीए होगा सिर्फ वही फर्म के बिहाफ पर एक्ट कर सकता है, मतलब कि सिर्फ वही पार्टनर
ऑडिट कर सकता है और ऑडिट रिपोर्ट को साइन भी कर सकता है जो पार्टनर सीए होगा। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग थोड़ा सा उस पर देखते हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन एक है आपके सामने है, इफ अ फर्म इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, एवरी पार्टनर ऑफ अ फर्म शेल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। सो अब आप खुद बताइए, सोचो इस चीज के बारे में, क्या ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आराम से आप टाइम लीजिए, 2-3 सेकंड का, ज्यादा नहीं मगर, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट थी इसका आंसर क्या है, दैट इज इनकरेक्ट। क्यों है, बिकॉज वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग LLP is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on the behalf of the firm. So, अब हम लोग डिक्टेशन लेते हैं। The provisions relating to eligibility of an auditor are governed by Section 141 of the Companies Act 2013. A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant. It may be noted that a firm whereof majority of partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm named to be auditor of a company. Where a firm including a limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on the behalf of the firm. So, as far दो कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, ठीक है। फर्स्ट में हमने सेक्शंस कवर किए, जो रेलेवेंट सेक्शंस है इसके कंपनी ऑडिट के। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। अब हमारा आया है थर्ड कॉन्सेप्ट, वो क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सो इस टॉपिक में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब कि डिस्क्वालिफाइड हैं। डिस्क्वालिफाइड हैं बोले तो कि और फर्म विच कैन नॉट बी एबल टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। सो हम बात करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से जो है वो डिस्क्वालिफाइड है टू बीइंग एन ऑडिटर। फर्स्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप which is registered under LLP Act 2008, that is 2008, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या बात करी, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, ठीक। देन हमारा बी पार्ट है, एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। नाउ सी पॉइंट इज any officer or an employee or partner of an employee cannot be appointed as an auditor. Now, D point, a person who or his partner or his relative is holding any security of or interest in or indebted or has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary or of its holding associate company or subsidiary of such holding company। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट उसको हम तोड़ के एक बार दोबारा देखते हैं। डी पॉइंट, a person who or his partner or his relative is holding any security or interest in or indebted to or has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of
any third person to the company or its subsidiary or of its holding associate company or subsidiary of such holding company. Right? अब हम next point देखते हैं E, that is a person or a firm having business relationship with the company. Now F है आपका company's director or key managerial person. Next is a person who is in full-time employment. Then आपका H है convict of fraud, right? Then आपका last point है a person or a firm who directly or indirectly render any services referred to in section 144. ठीक है. Now let us understand all these disqualification detail. जैसे हमने बहुत सारे disqualification की लिस्ट पढ़ी, अब हम एक एक करके उस पर बात करते हैं कि मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर आती है. सो फर्स्ट जो हमने बात की थी बॉडी कॉर्पोरेट की, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट 2008. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट LLP दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जो LLP एक्ट जो आपका 2008 है उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है, इनके अलावा जितनी भी कॉर्पोरेट है वो क्या है, वो क्वालिफाइड नहीं है किसके लिए, कंपनी का ऑडिट करने के लिए. ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, क्वालिफाइड नहीं है. ठीक है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है. LLP एक्ट 2008 के अंदर जो रजिस्टर्ड है उसको छोड़ के, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी हैं कंपनीज वो एलिजिबल नहीं है. राइट, आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा. हम इसको एक बार और देखते हैं. फर्स्ट जो हमने बात की थी बॉडी कॉर्पोरेट की, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट 2008. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट LLP दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जो LLP एक्ट जो आपका 2008 है उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है, इनके अलावा जितनी भी कॉर्पोरेट है वो क्या है, वो क्वालिफाइड नहीं है किसके लिए, कंपनी का ऑडिट करने के लिए. ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, क्वालिफाइड नहीं है. ठीक है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है. LLP एक्ट 2008 के अंदर जो रजिस्टर्ड है उसको छोड़ के, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी हैं कंपनीज वो एलिजिबल नहीं है. राइट, नाउ आपका सेकेंड पॉइंट था एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. इसका मतलब क्या है कि कंपनी का कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, खुद कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है. सिंपल है ये बात. तो आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा. हम इसको एक बार और देखते हैं. नाउ आपका सेकेंड पॉइंट था एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. इसका मतलब क्या है कि कंपनी का कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, खुद कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है. सिंपल है ये बात. तो देन आपका नेक्स्ट आता है एनी ऑफिसर और एन एम्प्लॉय और अ पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. नाउ ये समझते हैं क्या है इसका मतलब, कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर है या एम्प्लॉय है, ठीक है, वो पर्सन भी उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक, बात समझ आई आपको मेरी? अब हम इसको छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल है मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड. Also, he is a partner in ABC and Company. ABC and Company has minimum 3 partners. कौन से हैं? Mr. A, Mr. B, Mr. C. So, in this case, Mr. A, being the director of the company, is not eligible to become the auditor of X Limited. Also, as per section, which section 141, that is
Mr. B and Mr. C being the partner of Mr. A are also not eligible to become the auditor of X Limited. ठीक है. आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा. हम इसको एक बार और देखते हैं. Any officer or an employee or a partner of an employee cannot be appointed as an auditor. Now, ये समझते हैं क्या है इसका मतलब कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर है या एम्प्लॉय है, ठीक है, वो पर्सन भी उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक, बात समझ आई आपको मेरी. अब हम इसको छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल है, मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड. ऑल्सो ही इज अ पार्टनर इन एबीसी एंड कंपनी. एबीसी एंड कंपनी हैज मिनिमम 3 पार्टनर्स. कौन कौन से हैं? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी. सो इन दिस केस, Mr. A, being the director of the company, is not eligible to become the auditor of X Limited. Also, as per section 141, that is, Mr. B and Mr. C, being the partner of Mr. A, are also not eligible to become the auditor of X Limited. ठीक है. अब आपकी स्क्रीन पे एक MCQ आ रहा है, हम उसको देखेंगे और साथ साथ सॉल्व भी करेंगे. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. सो ए दिया हुआ है आपको, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी. बी इज एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग ऑफ द कंपनी. सी इज एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी कंपनी of the company. D is all of these. So इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है is all of these. कि सारे ही जो मैंने बात करी, तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स, ये सारे ही सारे डिसक्वालिफाइड होते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. सो अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की. उसमें क्या था? अ पर्सन हु और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव इज होल्डिंग any security of or interest in or is indebted to or has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary, or if it's holding or associate company or a subsidiary of such holding कंपनी. सो इस पे हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन, ठीक है, किसी कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी में या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी में, ठीक, सिंपल लैंग्वेज में. सो इनमें से अगर वो किसी में भी अगर वो सिक्योरिटी होल्डर है या उसका कोई भी इंटरेस्ट है, ठीक, तो वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए क्या हो जाता है? डिसक्वालीफाइड. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि कोई पर्सन का पार्टनर सिक्योरिटी होल्डर है या उसका कोई और इंटरेस्ट है, किसमें? इन दैट कंपनी और इट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज. ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी, ठीक है, अगर इनमें से किसी पर्सन का पार्टनर सिक्योरिटी होल्डर है या उसका कोई और इंटरेस्ट है, तो वो एलिजिबल नहीं है कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए. राइट. अगेन हम बात करते हैं, अगर एक पर्सन है जिसके रिलेटिव का स्टेक है कंपनी में, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है कितनी? 1 लाख, ठीक है, या 1 लाख से आपका कम है, तो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन सच कंपनी. बट if the relative is holding
सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू, सो इसमें हमें एक चीज नोट करनी है क्या, कि हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं ना कि मार्केट वैल्यू की, ठीक है। इफ द रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू, याद रखना आपको, फेस वैल्यू दैट इज एक्सीडिंग 1 लाख, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा ऑडिट करने के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हैं, आप ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हैं उस कंपनी में, जिस कंपनी में जो आपका रिलेटिव है उसका स्टेक जो है 1 लाख तक या उससे कम था, लेट्स से 90,000 था, मगर आफ्टर अपॉइंटमेंट आपका जो रिलेटिव है उसका जो स्टेक है उसने 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी सपोज एक्वायर कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि सिचुएशन में क्या करेंगे आप। तो अगर ऐसा होता है तो आपको 60 डेज मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेने होंगे। किसके लिए? टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब लिमिट। रिलेटिव का जो बेसिकली स्टेक है, ठीक है, उसको दोबारा प्रिस्क्राइब लिमिट में मेंटेन करना होगा, यानी 1 लाख या उससे कम, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव के केस में जो स्टेक है वो 1 लाख मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो कंपनी ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। अगर किसी मतलब इसको बात करते हैं इसके बारे में, क्या है इसका मतलब कि अगर किसी पर्सन या उसके पार्टनर या एक रिलेटिव ने कंपनी से क्या किया है, लोन लिया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख, राइट। 5 लाख है या सपोज उससे ज्यादा है, तो वो एलिजिबल नहीं है उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। किसके लिए? जिस कंपनी से आपने लोन लिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका इसमें, अगर एक पर्सन या उसके पार्टनर या रिलेटिव ने क्या किया है, गारंटी दी है, किसको? किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो एक कंपनी को जिसने उस थर्ड पर्सन को लोन दिया है, इस केस में अगर गारंटी की वैल्यू 1 लाख या उससे ज्यादा है तो that person is also not eligible to be appointed as an auditor of a company. I just hope आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसको एक बार और देखते हैं। So, अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की। उसमें क्या था? A person who or his partner or his relative is holding any security of or interest in or is indebted to or has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary, or if it's holding or associate company or a subsidiary of such holding company. So, इस पे हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन, ठीक है, किसी कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी में या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी में, ठीक, सिंपल लैंग्वेज में। सो इनमें से अगर वो किसी में भी अगर वो सिक्योरिटी होल्डर है या उसका कोई भी इंटरेस्ट है, ठीक, तो वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए क्या हो जाता है, डिस्क्वालिफाइड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि कोई पर्सन का पार्टनर सिक्योरिटी होल्डर है या उसका कोई और इंटरेस्ट है, किसमें? इन दैट कंपनी और इट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी, ठीक है। अगर इनमें से किसी पर्सन का पार्टनर सिक्योरिटी होल्डर है या उसका कोई और इंटरेस्ट है, तो वो एलिजिबल नहीं है
कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, राइट। अगेन हम बात करते हैं, अगर एक पर्सन है जिसके रिलेटिव का स्टेक है कंपनी में, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है कितनी, 1 लाख, ठीक है, या 1 लाख से आपका कम है, तो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन सच कंपनी। बट इफ द रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू, सो इसमें हमें एक चीज नोट करनी है क्या, कि हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ना कि मार्केट वैल्यू की, ठीक है। इफ द रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू, याद रखना आपको, फेस वैल्यू दैट इज एक्सीडिंग 1 लाख, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा ऑडिट करने के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हैं, आप ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हैं उस कंपनी में, जिस कंपनी में जो आपका रिलेटिव है उसका स्टेक जो है 1 लाख तक या उससे कम था, लेट्स से 90,000 था, मगर आफ्टर अपॉइंटमेंट आपका जो रिलेटिव है उसका जो स्टेक है उसने 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी सपोज एक्वायर कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि सिचुएशन में क्या करेंगे आप। तो अगर ऐसा होता है तो आपको 60 डेज मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेने होंगे। किसके लिए? टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब लिमिट। रिलेटिव का जो बेसिकली स्टेक है, ठीक है, उसको दोबारा प्रिस्क्राइब लिमिट में मेंटेन करना होगा, यानी 1 लाख या उससे कम, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव केस में जो स्टेक है वो 1 लाख मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो कंपनी ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। अगर किसी मतलब इसको बात करते हैं इसके बारे में, क्या है इसका मतलब कि अगर किसी पर्सन या उसके पार्टनर या एक रिलेटिव ने कंपनी से क्या किया है, लोन लिया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख, राइट, 5 लाख है या सपोज उससे ज्यादा है, तो वो एलिजिबल नहीं है उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। किसके लिए? जिस कंपनी से आपने लोन लिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका इसमें, अगर एक पर्सन या उसके पार्टनर या रिलेटिव ने क्या किया है, गारंटी दी है, किसको? किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो एक कंपनी को जिसने उस थर्ड पर्सन को लोन दिया है, इस केस में अगर गारंटी की वैल्यू 1 लाख या उससे ज्यादा है तो that person is also not eligible to be appointed as an auditor of a company. Now next point आपका आता है बिजनेस रिलेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? बिजनेस रिलेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिलेशन का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए की जा रही है, दैट इज बेसिकली अ बिजनेस रिलेशन, ठीक। अगर कोई पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी या उसकी ग्रुप कंपनी जैसे मैं आपको बताया था अभी, ग्रुप कंपनी का मतलब क्या होता है कि साथ बिजनेस रिलेशनशिप में है, देन सच पर्सन और फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, राइट। लेकिन इस केस में क्या है, 2 आपके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? वो है कि जहां सीए एक्ट दैट इज 1949 के अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो अंडर कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो वो बिजनेस रिलेशन नहीं कहलाएगा, राइट। सो सेकंड है आपकी, अगर वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है किस पे, आर्म लेंथ प्राइस बेसिस पे हो रही हैं, तो मींस की arm length price, the transactions that are done between unrelated parties at open market prices or fair market price are called arm's length transactions, and accordingly such a price is called arm length price. ऑडिटर को कस्टमर मानकर ही प्रोडक्ट्स बेसिकली बेचे जा रहे हैं, सर्विसेज को दी जा रही हैं,
ठीक है, तो ये भी बिजनेस रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, सो जो भी हमने केस 1 केस 2 जो 1-2 पॉइंट हमने बात की, तो इन दोनों केसेस में आप डिसक्वालिफाइड नहीं होते एज अ कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, क्योंकि इन दोनों ट्रांजैक्शन को हम क्या मानते हैं, बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाएगा। राइट, सो अब हम बात करेंगे कंपनीज डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन की, दैट इज आवर एफ पॉइंट। ठीक है, कोई पर्सन जिसके रिलेटिव या फिर वो खुद कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर क्या है, की मैनेजरियल पर्सोनल है, तो वो उस पर्सन को बेसिकली उस कंपनी का ऑडिट वो नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसको एक बार और देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बिजनेस रिलेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिलेशन का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए की जा रही है, दैट इज बेसिकली अ बिजनेस रिलेशन। ठीक, अगर कोई पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी या उसकी ग्रुप कंपनी जैसे हमने मैं आपको बताया था अभी, ग्रुप कंपनी का मतलब क्या होता है कि साथ बिजनेस रिलेशनशिप में है, देन सच पर्सन और फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। राइट, लेकिन इस केस में क्या है, दो आपके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, वो है कि जहां सीए एक्ट दैट इज 1949 के अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो अंडर कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो वो बिजनेस रिलेशन नहीं कहलाएगा। राइट, सो सेकंड है आपकी, अगर वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है किस पे, आर्म लेंथ प्राइस बेसिस पे हो रही हैं, तो मींस की आर्म लेंथ प्राइस द ट्रांजैक्शंस दैट आर डन between unrelated parties at open market prices or fair market price are called arm's length transactions, and accordingly such a price is called arm length price. ऑडिटर को कस्टमर मानकर ही प्रोडक्ट्स बेसिकली बेचे जा रहे हैं, सर्विसेज को दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये भी बिजनेस रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, सो जो भी हमने केस 1 केस 2 जो 1-2 पॉइंट हमने बात की, तो इन दोनों केसेस में आप डिसक्वालिफाइड नहीं होते एज अ कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, क्योंकि इन दोनों ट्रांजैक्शन को हम क्या मानते हैं, बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाएगा। राइट, सो अब हम बात करेंगे कंपनीज डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन की, दैट इज आवर एफ पॉइंट। ठीक है, कोई पर्सन जिसके रिलेटिव या फिर वो खुद कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर क्या है, की मैनेजरियल पर्सोनल है, तो वो उस पर्सन को बेसिकली उस कंपनी का ऑडिट वो नहीं कर सकते हैं। नाउ जी पॉइंट हमारा क्या था, अ पर्सन हु इज इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब अगर कोई भी सीए कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयड है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो किसी भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसको एक बार और देखते हैं। अ पर्सन हु इज इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब अगर कोई भी सीए कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयड है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो किसी भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ हमारा एच पॉइंट क्या था, कन्विक्ट ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड करना, अगर बेसिकली अगर फ्रॉड करने के ऑफेंस में आपको कोर्ट से क्या हो गया, कोर्ट से कन्विक्ट आ गया है, ठीक है, तो कन्विक्शन से 10 साल तक आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको कि 10 साल तक आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसको एक बार और देखते हैं। कन्विक्ट ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड करना, अगर बेसिकली अगर फ्रॉड करने के ऑफेंस में आपको कोर्ट से क्या हो गया, कोर्ट से कन्विक्ट आ गया है, ठीक है, तो कन्विक्शन से 10 साल तक आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको कि 10 साल तक आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। देन आपका है आई पॉइंट, वो क्या था,
a person or firm who directly or indirectly render any services referred to in section 144. So, Companies Act section 144 में जो भी आपकी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, अगर उनमें से कोई भी सर्विसेज इंडिविजुअल या फर्म एक कंपनी को रेंडर कर रही है, तो दैट इंडिविजुअल और द फर्म इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर ऑफ सच कंपनी. आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा. हम इसको एक बार और देखते हैं. A person or firm who directly or indirectly render any services referred to in section 144. So, Companies Act section 144 में जो भी आपकी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, अगर उनमें से कोई भी सर्विसेज इंडिविजुअल या फर्म एक कंपनी को रेंडर कर रही है, तो दैट इंडिविजुअल और द फर्म इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर ऑफ सच कंपनी. अब कौन सी सर्विसेज है जो सेक्शन 145 में स्पेसिफाइड है? ठीक है, अब मैंने बहुत सुन लिया सेक्शन 145 और 144. अब हम जानते हैं कि उसमें कौन कौन सर्विसेज आती हैं. सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 144 की, दैट इज सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर. फर्स्ट है आपकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. सेकेंड है इंटरनल ऑडिट. थर्ड है एक्चुरियल सर्विसेज. फोर्थ है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज. फिफ्थ है आपकी डिजाइनिंग ऑफ कंपनीज आईटी सिस्टम. सिक्स्थ है आपकी एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब. डिक्टेशन लेते हैं. द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. नेमली, ए है आपका अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ LLP Limited Liability Partnership registered under the Limited Liability Partnership Act 2008. ठीक है, तो उसमें हम लोग मार्क कर सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और LLP वर्ड अदर देन को हाईलाइट करके. बी है आपका एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, मार्केट ऑफिसर और एम्प्लॉय. देन सी है आपका अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. इसे मार्क कर लेंगे हम लोग वर्ड, जैसे पार्टनर हो गया, ठीक है, और इसमें मार्क कर लेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो गया और एम्प्लॉय. ठीक है, जैसे आपको एक पिक्चर रहेगी दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स है. डी है आपका अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और ऑफ इट्स होल्डिंग associate company or subsidiary of such holding company. It may be noted that the relative may hold security or interest in the company of a face value not exceeding 1 lakh. इसको हम लोग मार्क कर लेंगे not exceeding 1 lakh और relative को भी हाईलाइट कर लेंगे. Relative security or amount not exceeding 1 lakh. It may also be noted that the condition of 1 lakh shall wherever relevant be also applicable in case of a company not having share capital or other securities. Student may also note that in this event of acquiring any security or interest by a relative above the threshold prescribed, the corrective action to maintain the limits as specified above shall be taken by the auditor within 60 days of such acquisition or interest. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात की थी, एग्जाम्पल समझा भी था इसको हमने, तो हम लोग मार्क कर लेंगे 60 डेज वाला पीरियड. ठीक है, कि लिमिट हमें इस तक मतलब हमें मेंटेन रखनी है. हम कर सकते हैं उसको एडजस्ट 60 डेज के अंदर. थर्ड पॉइंट है इन डेप्ट to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company in excess of 5 lakh. मार्क कर लेंगे excess of 5 lakh or has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its
subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary or such holding company in excess of 1 lakh. मार्क कर लेंगे हम लोग in excess of 1 lakh. Then है आपका next point, a person who or his relative or partner, a person or a firm who whether directly or indirectly has business relationship, the company or its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary holding company or associate company of such nature as may be prescribed. F point is a person whose relative is a director or is in the employment of the company director or key management personnel. Then next point है a person who is in full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor. If such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies other than one person company, government company, small companies and private companies having paid up share capital less than 100 crores. Next point है आपका a person who has been convicted by a court of an offence involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. Then आपका point है a person who directly, indirectly render any service rendered to in section 144 to the company or its holding company or its subsidiary company. Now, section 144 of the Companies Act 2013 prescribe certain services not to be rendered by the auditor as an auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors or the audit committee as the case may be, or which shall not be include any of the following services whether such services are rendered directly or indirectly to the company or its holding company or subsidiary company, namely that is first is accounting and bookkeeping services, then internal audit, third is design and implementation of any financial information system, then actuarial services, then है आपका investment advisory services, then investment banking services, फिर है आपका rendering of outsourced financial services, then management services. Now let's move to our next topic, that is subsequent disqualification of an auditor. That is covered under section 141 subsection 4. So subsequent disqualification का मतलब होता क्या है, उससे क्या समझते हैं? सिंपल वर्ड में बात करें, subsequent का मतलब क्या होता है? बाद वाला, राइट? तो जब आप ऑडिटर अपॉइंट हुए, ठीक है, तब से लेकर उस दौरान सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी अपॉइंटमेंट होने के बाद या ऑडिट के दौरान, ऑडिट के बीच में, ठीक है, बेसिकली अगर आपको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाती है, हम उसी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ी, ठीक है. सो वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी incurs any of the disqualification mentioned in subsection 3 after his appointment, ठीक है. बेसिकली अगर इस केस में ऑडिटर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो कंपनी में एज एन ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है. सो he has to vacate his office as such auditor and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of the auditor. Now अब हमारा है जो हमने 4 कॉन्सेप्ट की बात की थी, हम आ गए अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4. वो क्या था आपका? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 139. ये जो सेक्शन 139 है ये डील करता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से, ठीक है. तो इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाता है.
लेकिन पहले हमको जो दो हेडिंग है, ये जो टॉपिक है आपका दो हेडिंग में सब डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, देन हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जैसे मैं आपको अभी हमने बात की सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में। सो फर्स्ट हम लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। इसमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। देन इसमें सेकेंड आपका क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सेकेंड सब हेडिंग क्या थी आपकी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बेसिकली इसमें दो केसेस थे। दो केसेस क्या थे, फर्स्ट केस था अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेकेंड था अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी हेडलाइंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हेडलाइन हमारी थी अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर, राइट। सो फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑडिटर का मतलब होता है कि कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर, कंपनी जैसे ही बनकर तैयार हुई है, ठीक है, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी ने जैसे ही अपनी कंपनी को सर्टिफाइड करवाया, सर्टिफिकेट मिला उसको, जैसे ही इनकॉर्पोरेशन इशू किया गया है, तो उसके बाद जो सबसे पहला ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट होगा, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो कैसे अपॉइंट होगा, तो इस सेक्शन में हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास जो है, हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा फर्स्ट केस क्या आता है। फर्स्ट केस हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे हमने बताया था, हमने बात की थी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, एक सेकंड केस था आपका गवर्नमेंट कंपनी का, तो हम फर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी की। सो द ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय whom, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज विद इन 30 days from the date of registration of the company. So, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में क्या करना है, कंपनी का जो फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, यस, क्या चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और वो भी टाइमिंग क्या है कि कंपनी के रजिस्टर के होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर करना है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन में, ठीक है, जो बोर्ड डायरेक्टर है कंपनी का वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। बट इन केस अगर बोर्ड डायरेक्टर्स कंपनी के जो कंपनी रजिस्टर हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अगर अपॉइंट नहीं कर पाते, तो उस केस में बोर्ड डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटी होती है। सिंपल है, अगर ऐसा कि जब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंपनी है, कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा कि करेगा कब तक, 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर। फिर मेंबर से करेंगे, मेंबर एक एजीएम कंडक्ट करेंगे और कंपनी का जो भी फर्स्ट ऑडिटर है अपॉइंट करना है, ठीक है। उसके बाद ईजीएम में जो भी पर्सन है एज एन ऑडिटर अपॉइंट होगा, कंपनी के फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक वही ऑडिटर रहेगा, राइट। और फिर कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम होगी उसमें इस पर डिस्कशन किया जाएगा, जो ऑडिटर ईजीएम में अपॉइंट किया था, ठीक है, तो वो कंटिन्यू करेगा या कोई भी नया ऑडिटर हम अपॉइंट करेंगे। सो इस जो हमने बात की इस पे यू मे बी गेट एमसीक्यू, तो हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, दैट इज who is responsible for appointment of first auditor in case of a non-government company. First is CAG, second is CG, third is board of directors, D is shareholder. So अभी हमने इतना डिस्कशन किया तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C, that is board of directors. डिक्टेशन देखते हैं, appointment of first auditor in case of a company other than a government company. As per section 139(6), the first auditor of a company other than a government company is appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration of a company. 30 days mark कर लीजिए और board directors word mark कर लीजिए. In case of a failure, the board to appoint the auditor, it shall inform the members of the company.
The members of a company shall within 90 days at an extraordinary general meeting appoint the auditor. Appointed auditor shall hold the office till the conclusion of the first annual general meeting. So अब हम देखेंगे सेकेंड केस. सेकेंड केस क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर in case of a government company. First is, in case of a government company, auditor shall be appointed by CAG. CAG का मतलब क्या है? Comptroller and Auditor General of India. That is within the 60 days of the registration of the company. Right? ठीक, उसमें हमने क्या पढ़ा था? 30 डेज. इसमें क्या आपका 60 डेज. इसमें करेगा, उसमें था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD, इसमें है आपका कैग. नाउ अब बेसिकली अब गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या है? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये होता है कि मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, गवर्नमेंट के पास है. अगर कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी. तो ये सेक्शन जो है डील करता है गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है. राइट. सो सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी के जो फर्स्ट ऑडिटर है दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा. दैट इज विद इन 60 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. कैग को गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर, ठीक है, कंपनी के रजिस्टर होने के 60 दिन में अपॉइंट करना है. ठीक है. अब इसमें सवाल आता है कि अगर कैग ये चीज़ नहीं कर पाता है, अगर वो मतलब 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है. अगर 60 दिन में कैग किसी रीज़न से ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाया, तो फिर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अगले नेक्स्ट मतलब कमिंग उसके बाद के 30 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे. और अगर 30 दिन में भी बोर्ड डायरेक्टर्स नहीं, कोई ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं कर पाए, तो बोर्ड ये सब बातें किसको बताएगा? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा. और फिर मेंबर्स विद इन 60 डेज में क्या करेंगे? एक EGM बुलाएंगे, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे. ठीक है. फिर उसमें वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. सो 60 डेज कैग के, 30 डेज बोर्ड के और प्लस 60 डेज मेंबर के, तो कितना टोटल हुआ? 150 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना होगा किसी भी हालत में. राइट. नाउ डिक्टेशन लेते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. A government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or the government or the partly by the central government and partly by one or more of the state governments, and include a company which is a subsidiary company of such a government company. Section 139(7) provides that in case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state government or partly by the central government or partly by one or more governments, the first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registration of the In case the Comptroller and Auditor General of India does not appoint such auditor within the above such period, the board of directors of the company shall appoint such auditor within the next 30 days. Further, in case of the failure, appoint such auditor within the next 30 days, then it shall inform to the members of a company who shall appoint such auditor within 60 days at an extraordinary general meeting. Auditor shall hold office till the conclusion of the next annual general meeting. तो हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन पढ़े. ठीक है. और अब हमने देखा कि फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या होता है और कौन कौन उसे अपॉइंट करता है.
अब बेसिकली एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो कंपनी में सालों साल तो ऑडिट कर नहीं सकता, क्योंकि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कुछ प्रोविजंस लगी हुई हैं। प्रोविजंस मतलब कि ऑडिटर जो है बेसिकली ऑडिट टर्म्स के लिए कुछ लिमिट लगाई हुई हैं। उसमें क्या है, उसमें वो स्पेसिफाइड करता है कि ऑडिटर की कितनी ऑडिट टर्म है एक कंपनी में, वो कितने साल तक वहां पर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। वो क्या थी हमारी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आपको ध्यान देना होगा कि यदि हमारे पास बेसिकली इसमें दो केसेस थे। दो केसेस क्या थे, फर्स्ट केस था अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड था अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सो हम लोग पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। Every company shall at the first annual general meeting, that is AGM, appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th annual general meeting, and thereafter till the conclusion of every 6th meeting। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, राइट। और जो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होता है वो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से 6th एजीएम के कंक्लूजन तक कंपनी का ऑडिटर रहेगा, मतलब 5 साल तक के लिए, ठीक है। तो जनरली ये कहता है कि एक ऑडिटर का टेन्योर कंपनी में कितना होता है, 5 साल, राइट। सरकार होती है हमारी 5 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते टाइम हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है आपकी, अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को एक रिटन कॉन्सेंट लेनी है कि अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो वो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, राइट। सेकंड है आपका, ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट ये भी ऑब्टेन करना है कि वो इंडिकेट करेगा कि सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग कंपनी ऑडिटर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। नाउ थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है, कंपनी ने बेसिकली थर्ड पॉइंट क्या है, कंपनी ने ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है क्या, अबाउट हिज अपॉइंटमेंट, और जिस मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा उस मीटिंग के दिन से 15 दिन में एक नोटिस जाएगा किसको, रजिस्ट्रार को फाइल करना है, राइट। नाउ अब हम डिटेक्शन देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। Section 139 subsection 1 of the Companies Act 2013 provides that every company shall at the first annual general meeting appoint an auditor or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of the meeting till the conclusion of its 6th annual general meeting, and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. The following points need to be noted in this regard. Before such appointment is made, the written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him or it that the appointment, if made, shall be in accordance with the conditions as may be prescribed, shall be obtained from the auditor. The certificate shall also indicate whether the auditor satisfy the criteria provided by section 141. The company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file such notice of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शेल
the respect of the financial year, appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of the companies under this act within the period of 180 days from the commencement of the financial year, who shall hold office till the conclusion of the annual general meeting. So इसमें कहा है एक गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो उन कंपनीज के ऑडिटर को कैग को अपॉइंट करेंगे, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. दैट मीन्स गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है इज अपॉइंटेड बाय कैग, राइट. सो अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑर्डर केस में. सब्सिक्वेंट ऑर्डर केस में जो कैग है, कैग को फाइनेंशियल ईयर के कमेंस होने के विद इन 180 डेज के अंदर अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है. सो डिक्टेशन देखते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी as per section 139 subsection 5 in case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state governments or partly by the central government and partly by one or more state governments, the Comptroller Auditor General of India shall, in respect of a financial year, appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of companies under this act. So within a period of 180 days from the commencement of the financial year, who shall hold office till the conclusion of the annual general meeting.